क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्या दे रखा आपको। प्रकाश का एक बिंदु स्रोत पानी म्यू इज इक्वल्स टू 5/3 की सतह से 4 मीटर नीचे रखा हुआ है। इसका न्यूनतम व्यास डायमीटर बताना है, जो कि स्रोत के ऊपर पानी की सतह पर रखी जानी है, पानी के बाहर आने वाले सारे प्रकाश को रोकने के लिए हो। थोड़ा सा मैं डायग्राम बना दूं, डायग्राम से आपको समझो। ये आपके पास में एक इस टाइप से टैंक है। इस टैंक के अंदर में पूरा पानी भरा हुआ है। हल्का पुल्का बना दूं मैं, ताकि थोड़ी सी क्या है, पानी की फीलिंग आए आपको। ये इस टैंक में पूरा ऐसे पानी भर दिया, और इस टैंक का जो बॉटम है, पेंदे पर, यहां पर एक हमने क्या कर दिया है, बल्ब रख दिया। अब आपको पता है, सिंपल सी घटना है, अगर मैं यहां पर एक अभिलंब नॉर्मल बनाऊं ऐसे, ये नॉर्मल बना, तो आपको पता है कि वो सारी लाइट, यानी वो सारी लाइट जो क्रिटिकल एंगल, क्रांतिक कोण पर टकराती है इस जगह पे, ये क्रिटिकल एंगल पे टकराएगी, वो सारी लाइट सतह के समानांतर हो जाएगी, गुणांतरिक परावर्तन हो जाएगा, TIR, लाइट बाहर नहीं जाएगी। सेम कंडीशन में इस साइड में भी हम अगर बात करते हैं, वो सारी लाइट जो सतह पर क्रांतिक कोण से टकराती है, क्रिटिकल एंगल से टकराती है, वो लाइट बाहर नहीं जाएगी, यानी क्या बन जाएगा, TIA बने। अब क्या कर रखा है कि इसके चारों ओर एक डिस्क बनानी है आपको। ये हमने एक छोटी सी डिस्क बना दी, इस डिस्क का डायमीटर निकालना है। इस डिस्क का डायमीटर कितना होगा कि लाइट इसकी बाहर नहीं जाए। तो सिंपल सी फंडा है कि आपको सबसे पहले इसका रेडियस निकाल के डबल कर दोगे, डायमीटर आ जाएगा। और हाइट आपको दे रखा है 4 मीटर, और म्यू आपके सामने दे रखा है। म्यू की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, 5/3 दे रखी, यानी 1.67 के आसपास है। तो देखिए, ट्रिक ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि आपको रेडियस निकालना है, तो ये बन जाएगा h/√, म्यू स्क्वायर -1। म्यू आपके पास अब कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन नहीं है, म्यू आपके पास में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो हम ये कह सकते हैं h की वैल्यू है 4 मीटर, डिवाइडेड बाय रूट में बन जाएगा 5/3 का स्क्वायर -1, 4, और नीचे बन गया आपके पास में यहां पर 9 आ जाएगा, 25 - 9 इक्वल्स टू 4, और ये 9 बाहर निकलेगा, 3 बन जाएगा, 3, और नीचे बन जाएगा इसमें 16, तो 12 डिवाइडेड बाय, ये बन गया 4, तो ये कटा आपके पास में 3। अब 3 आंसर नहीं है, तो 3 तो आपके पास है रेडियस। यहां पर क्या कह रहा है, मिनिमम डायामीटर कितना है इसका। तो अगर मुझे इसका डायामीटर निकालना है, व्यास निकालना है, तो मेरे प्यारे बच्चों रेडियस का डबल करना पड़ेगा, 2r। तो r आपके पास 3 है, तो 2 × 3 इट विल बी 6 मीटर। तो 6 मीटर की एक डिस्क जो है वो मुझे लगानी पड़ेगी, ताकि ये ब्लॉक जो है वो लाइट को रोक सके। तो 11वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके पास बी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 थ्योरेटिकल है। सही कथन का चुनाव कीजिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन। TIR से रिलेटेड है कि जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में आती है और इंसिडेंट एंगल, आपतन कोण, क्रांतिक कोण से अधिक हो, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। बच्चा कहता है कि सर ये सही है, बिल्कुल। सेकंड देखें, जब लाइट विरल से सघन में आती है, गलत, सघन से विरल में आनी चाहिए। जब लाइट सघन से विरल में आती है तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। कोई सघन से विरल में आना ही जरूरी नहीं है, एंगल जो है वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए। तो आधी जानकारी दे रखी है, और ये कह रहा उपरोक्त में से कोई नहीं। ए ऑप्शन जो है 12वें का हमारा करेक्ट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्या दे रखा क्वेश्चन नंबर 13 में। जब एक छोटे लैंप को एक टैंक में पानी की सतह से 1.5 मीटर ऊपर रखा जाता है, सतह पर परावर्तन से इसका जो प्रतिबिंब बनता है, टैंक के पेंदे के प्रतिबिंब के संपाती होता है, प्रतीत होता है। म्यू की वैल्यू इतनी दे रखी है, तो टैंक की गहराई कितनी है। देखिए, डायग्रामेटिकली थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि ये चीज क्या दे रहा है। ये आपसे ऐसे कह रहा है, मान लो एक टैंक है, ठीक है, इस टैंक के अंदर में हमने पूरा का पूरा जो पानी है उसको भर रखा, ये पानी भर, किसी भी एक बल्ब को पानी के अंदर नहीं रखा है, ध्यान से पढ़े इस चीज में। एक छोटे लैंप को टैंक में
पानी की सतह से 1.5 मीटर ऊपर रखा हुआ है। तो आपने क्या किया है, यहां पर इस हाइट पर एक लैंप को रख दिया, ये लैंप को रखा हुआ। एच आपके पास में कितना है, 1.5 मीटर। अब ये कह रहा है कि परावर्तन के कारण, सीधी सी बात है, अगर मैं डेंसर मीडियम से देखता हूं, रेयर मीडियम में, तो वस्तु हमें ज्यादा ऊंचाई पे दिखती है। जैसे मछली बगुले को देखती है तो बगुला ज्यादा ऊपर देखता है। अब ये कह रहा है कि एक आदमी यहां से खड़ा होकर, यहां से जब इसको देखता है तो इस बल्ब की जो इमेज बन रही है, आपको पता है कि इसकी इमेज यहां बनेगी। तो वो कहना क्या चाह रहा है, वो कहना चाह रहा है कि जितनी ऊंचाई पे ये जो बल्ब दिखेगा इसको, एच डैश, वो ऊंचाई जो है किसके इक्वल है, इसकी गहराई के इक्वल हो गई, डेप्थ के। संपाति कह रहा है इसमें, यानी इसका जो इमेज बन रहा है वो उतना ही है जितना इस टैंक की गहराई है। तो मैं एक तरह से कह सकता हूं कि एच डैश जो है वो डी के बराबर होगा एक तरह से मेरे पास, ठीक है। और आपको पानी जो है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपके पास में कितना दे रखा है, म्यू इज इक्वल्स टू 4/3। तो सबसे पहली चीज दोस्तों, मैं आपको एक चीज बताऊं, आपको क्या निकालना है, एच डैश निकाल लेना। एच डैश ही इसकी डेप्थ बन जाएगी। तो फॉर्मूला आप लोगों को बता रखा है कि म्यू जो होता है हमारे पास में, वो दो चीजों का रेशियो होता है, दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए। बस बशर्त ये है कि ऊपर वाला नंबर बड़ा होना चाहिए। तो मैं इसको एच डैश अपॉन एच लिख सकता हूं। म्यू की वैल्यू है 4/3, एच डैश मुझे निकालना है और एच की वैल्यू 1.5 दे रही, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। एच डैश इक्वल्स टू 4 इंटू 1.5 अपॉन 3, ये काट लो, 0.5 बन जाएगा, 5 चौक 20, तो 2 मीटर हो गया। तो एच डैश ही तो टैंक की गहराई हमारे पास में, ये भी कितना होगा, 2 मीटर होगा। लैंग्वेज थोड़ी सी टिपिकल है, लैंग्वेज पढ़ोगे तो क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो डेप्थ 2 मीटर है, तो 2 मीटर कौन सा आपके पास में, 13वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके पास ए ऑप्शन हुआ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 क्या दे रखा है, प्रकाश टी मोटाई वाली कांच की पट्टिका से गुजरता है जिसका अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन है, यदि निर्वात में प्रकाश की चाल सी है तो पट्टिका से गुजरने में प्रकाश के द्वारा लगने वाला समय कितना होगा। तो दोस्तों एक चीज देखिए, थोड़ा सा डायग्राम बनाते हैं ताकि ये क्वेश्चन फील कर सके हम इसमें। ये आपको दे रखा है कोई भी ग्लास प्लेट है जिसकी थिकनेस जो है, मोटाई, वो टी हो गई हम, और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक वो एन हो गया। अब कोई भी एक लाइट आई इसमें इस प्रकार से, यहां से लाइट आएगी। अब आपको पता है कि मीडियम चेंज होगा, मुड़ जाएगी, फिर मीडियम चेंज होगा, मुड़ जाएगी। यहां से लाइट आई ऐसे, ऐसे और ऐसे। अब ये आपसे कह रहा है कि जब ये इस ब्लॉक को पार करेगी उसको कितना टाइम लगेगा। सिंपल सी चीज है, आपको निकालना टाइम। छोटा टी नहीं मान रहा, छोटे टी को थिकनेस मान रहा, टाइम जिसको हम कहते हैं समय। समय का फॉर्मूला होता है हमारे पास में दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल होता है, यानी जिसको आप कह सकते हो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है, टी हो गया। अब स्पीड, यानी जब इस ब्लॉक के अंदर से वो जा रही है तो उसकी स्पीड, तो वो तो v मान ली, क्योंकि ये c जो है वो इसकी स्पीड नहीं है, c तो है वैक्यूम के अंदर में। तो जब ये इस ब्लॉक में जा रही है उस समय इसकी स्पीड कितनी मान ली, v। मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है फॉर्मूला, सिंपल सी चीज है कि म्यू इज इक्वल्स टू c अपॉन v लिख सकते हो, या जनरली अगर आप इसको ढंग से लिखना चाहो तो ऐसे कह सकते हो कि म्यू इज इक्वल्स टू, हम ये लिख सकते हैं कि v1 अपॉन v2। साथ में मैंने आपको एक चीज बताई थी कि म्यू की वैल्यू 1 से बड़ी होती है, और हर दो चीज का रेशियो लिख सकते हो जिनकी यूनिट सेम है। अब देखिए, वेलोसिटी का रेशियो लिख सकते हैं, बस ध्यान इतना रहे कि बड़ी वेलोसिटी ऊपर आएगी तो प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे ज्यादा होती है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, वैक्यूम में स्पीड c और मीडियम में v हो गई। v की वैल्यू निकालनी है तो v इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, c अपॉन म्यू। अब म्यू की जगह इसने n दे रखा है तो मैं ऐसे लिख सकता हूं c अपॉन कितना, n। ये वैल्यू उठा के यहां डाल दीजिए तो आपके पास बन जाएगा t अपॉन v जो है वो c अपॉन n, n ऊपर आ जाएगा, n इंटू टी अपॉन c। ये आपके पास में आंसर है, n इंटू टी अपॉन c। तो देखिए मेरे सामने ही लिखा हुआ है,
यानी थर्ड ऑप्शन सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा 14 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 क्या दे रखा है? जल का अपवर्तनांक, पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है। यदि कांच में, ग्लास में लाइट की स्पीड इतनी है, पानी के अंदर में लाइट की स्पीड क्या होगी? कॉन्सेप्ट आप लोगों को बता रखे हैं, μ1 v1 इज इक्वल्स टू μ2 v2। μ1 जो है आपके पास में 4/3 है और पानी के अंदर में स्पीड नहीं दे रखी है, वो आप लोगों को निकालना है, तो हम इसको v1 कह देते हैं इक्वल। μ2 आपके पास में ग्लास में है, 3/2 हो गया और ग्लास में जो स्पीड दे रखी है वो है 2 × 10⁸। अब इसको सॉल्व कर देना आपको, 2 से 2 कट गया इसमें, ये निकालना, 3 ऊपर जाएगा 4 नीचे आ जाएगा, तो v1 इज इक्वल्स टू 9/4 × 10⁸। काट लो इसको, ये बन जाएगा 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो आंसर कौन सा है? अब बच्चा का ऐसे 2.25 नहीं दे रखा है, तो काटने से पहले 9/4 था, वो तो दे ही रखा है। ये देखिए 9/4 10⁸। 15 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके पास में बी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, एक माध्यम में किसी प्रकाश तरंग की फ्रीक्वेंसी इतनी है और इसका तरंग दैर्ध्य लैम्डा इतना दे रखा है, माध्यम का अपवर्तनांक कितना होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को एक चीज कि म्यू जो होता है वो हर ऐसी दो चीजों का रेशियो होता है जिनकी यूनिट सेम है। बस ध्यान रहे ऊपर का नंबर बड़ा होना चाहिए ताकि म्यू की वैल्यू 1 से बड़ी आए। फ्रीक्वेंसी और लैम्डा देने का काम है वेलोसिटी को लेकर। तो देखिए मैं ऐसे कह सकता हूं म्यू इज इक्वल्स टू c/v है। आपको अपवर्तनांक निकालना है, तो c जो है हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट है वैक्यूम में, 3 × 10 की घात कितना हुआ? 8 हो गया। v की वैल्यू आप इससे निकाल सकते हो, तो मैं अलग से रफ में निकालू, v इज इक्वल्स टू n × लैम्डा होता है। n कितना है आपके पास? फ्रीक्वेंसी 2 × 10 की घात 14। लैम्डा आपके पास में है 5000 × 10 की घात -10। अब सॉल्व कर लो इसको, देखो ये कटेगा इससे, तो हमारे पास बन गया 4 प्लस का v इज इक्वल्स टू, ये बन गया आपके पास में 10 × 3 और ये 4, 7 हो गई और एक 0 और ले लो इसकी। v इज इक्वल्स टू आपके पास 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड, ये वैल्यू पुट कर दो, तो ये बन जाएगा 10⁸ ओनली, तो कट गया ये। आपका आंसर आ गया 3, यानी जिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की हम बात कर रहे हैं उसकी वैल्यू आपके पास कितनी हुई? 3। 16वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके पास में डी ऑप्शन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, वायु में किसी प्रकाश तरंग का तरंग दैर्ध्य 6000 एंगस्ट्रॉम है। यदि पानी का अपवर्तनांक 4/3 है तो पानी में उसका वेवलेंथ कितना होगा? बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ी देर पहले अभी आपको बताया मैंने उसी बेसिस पे। μ1 λ1 इज इक्वल्स टू μ2 λ2। वायु में किसी प्रकाश तरंग का तरंग दैर्ध्य 6000 है, तो एयर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, लैम्डा 6000 एंगस्ट्रॉम दे रखा है, चेंज नहीं करूंगा। μ2, पानी की बात करें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है और लैम्डा जो है वो कैलकुलेट करना है, तो लैम्डा 2 ही मान लेता हूं उसको। 3 ऊपर चला जाएगा 4 नीचे आएगा, तो लैम्डा 2 इज इक्वल्स टू 6000 × 3 अपॉन कितना हुआ? 4। ये काटो इसको 1500, 1500 को 3 से गुणा करोगे ये 4500 एंगस्ट्रॉम। देखिए वेवलेंथ रिड्यूस हो गई 4500 एंगस्ट्रॉम। 17वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके पास सी ऑप्शन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, डायग्राम आपको दे रखा है, डायग्रामेटिकली समझिए। एक प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में, यहां पर जो है सघन माध्यम से विरल माध्यम में आई से, ये आई है हमारे, आई कोण से आपतित होती है। देखो ये दे रखा आपको आई हमारे पास, ठीक है, मैं इसको येलो कलर बना देता हूं, थोड़ा इजी वे में दिखेगा। आपतित होती है, फिर ये कह रहा है परावर्तित और अपवर्तित किरणें परस्पर एक दूसरे के लंबवत हैं। ये जो है ये आपस में एक दूसरे से क्या हो गई? 90 डिग्री एंगल बन रही है, तो मैं यहां लिख देता हूं 90 डिग्री एंगल बना रही है, ठीक है। फिर आपसे कह रहा है कि परावर्तन व अपवर्तन कोण क्रमशः आर और आर डैश है। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर है, रिफ्रैक्शन जो हमारे पास है वो आर डैश है, तो मैं आर डैश बना दूं, डायग्राम में नहीं दे रखा है।
अब क्रांतिक कोण जो है उसकी वैल्यू बतानी, क्रिटिकल एंगल की वैल्यू बतानी। अब एक चीज देखिए, क्रिटिकल एंगल की वैल्यू बताने के लिए सबसे पहले मुझे म्यू की वैल्यू चाहिए, और म्यू की वैल्यू निकालने के लिए मैं एक स्नेल्स लॉ के एप्लीकेशन को यूज करूंगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूं आपसे, डायग्राम आपके पास बना हुआ है, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कह सकता हूं। देखो, यहां से लाइट आ रही है, यहां से जा रही है, ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, आर डैश है। तो स्नेल्स लॉ को अगर मैं यूज करूं तो हम कहेंगे स्नेल के नियम से, स्नेल्स लॉ को यूज करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि ये हमारे पास पहला मीडियम हो गया और ये दूसरा मीडियम हो गया। तो देखिए, एक प्रकाश किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में, तो ये सघन माध्यम है और ये विरल माध्यम है, तो मैं ऐसे कह देता हूं इसको, ये बन गया आपके पास में μ1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, ये बन गया आपके पास μ2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, कम हो गया हमारे पास। अब देखिए, स्नेल्स लॉ यूज करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि μ1 साइन आई इज इक्वल्स टू μ2 साइन आर डैश बन जाएगा हमारे पास, साइन आर डैश, क्योंकि ये एंगल हमारे पास में कितना है, आर दे रखा है। दूसरी चीज, अब देखिए, आपको कह रहा है कि लाइट जो है यहां से यहां एंटर कर रही है, यानी किस मीडियम की बात हो रही है हमारे पास, μ2 की बात कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू μ1। उसके बाद में आपको वैल्यू डालनी है। देखिए, सारे आंसर जो दे रखे हैं वो आई की फॉर्म में, आई की फॉर्म में, आर डैश की फॉर्म में और आर की फॉर्म में। तो सबसे पहला हम काम क्या करेंगे, यहां से आर डैश की वैल्यू को अगर मैं रिमूव करूं तो मुझे इतना पता है कि ये जो स्ट्रेट लाइन है 180 डिग्री की है, तो मैं अलग से यहां ऐसे लिख सकता हूं। देखो क्या लिख सकता हूं, आर प्लस 90 प्लस आर डैश इज इक्वल्स टू 180 डिग्री हुआ मेरे पास, यानी एक स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री की है। आप कहोगे 90 इसको रिमूव करूं, आर प्लस आर डैश जो मेरे पास है वो 90 डिग्री हो जाएगा। तो मैं एक छोटा सा काम करूंगा, यहां से आर डैश को रिमूव कर देता हूं, आर डैश की वैल्यू उठाऊं तो ये बनेगा मेरे पास में 90 माइनस आर, ये वैल्यू डाल देता हूं, क्या बन जाएगा, μ1 साइन आई इज इक्वल्स टू μ2 इंटू साइन, आर डैश की जगह डाल दिया मैंने 90 माइनस आर, साइन 90 माइनस आर होता है कॉस थीटा, μ1 साइन आई इज इक्वल्स टू μ2, और ये बन जाएगा आपके पास में कितना, कॉस आर। अब ध्यान से देखिएगा, आपको पता है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बोलता है कि ये दोनों एंगल सेम होते हैं, आई और आर आपस में एक दूसरे के क्या होंगे, सेम होंगे। तो मैं एक छोटा सा काम करूंगा, यहां से आर की जगह आई पुट कर देता हूं, क्यों, आई की वैल्यू किसके बराबर होगी, आर के। न्यूटन का परावर्तन का नियम कहता है कि ये दोनों एंगल आपस में सेम होंगे। तो जैसे ही मैं आर की जगह आई पुट करूंगा, मेरे पास क्या बन जाएगा, मैं यहां लिख देता हूं μ1 साइन आई इज इक्वल्स टू μ2, और ये बन जाएगा आपके पास में कितना, कॉस आई। अब देखो, इसको किसके नीचे ले जाना, सबसे पहले देखें, लाइट μ1 से μ2 में एंटर कर रही है, तो म्यू लिखने का तरीका हमारे पास क्या होता है, म्यू ऐसे लिखा जाता है, जहां से आ रही है उसको नीचे लिखते हैं और जहां जा रही है उसको हम बाद में लिखते हैं, जिसको आप लिख सकते हो μ2 अपॉन कितना, μ1 लिख सकते। क्लियर। अब मुझे इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा, इसको इस फॉर्म में लिखने के लिए μ2 को ऊपर रखना पड़ेगा और μ1 को नीचे, तो μ2 को ऊपर रखना पड़ेगा, μ1 को नीचे। इसको नीचे ले जाऊं मैं, क्या बन जाएगा मेरे पास में, देखिए इसको नीचे ले जाओ, साइन आई अपॉन कॉस आर, आई जो हो गया हमारे पास कॉस आई इज इक्वल्स टू μ2 अपॉन कितना हुआ, μ1। μ2 अपॉन μ1 जो है इसको मैं लिख सकता हूं μ1 से तक के लिए लिख सकता हूं, ठीक है। अब देखो, साइन अपॉन कॉस कितना होगा, 10, तो ये बन गया मेरे पास में 10 आई, म्यू की वैल्यू आ गई। अब मुझे निकालना है क्रिटिकल एंगल, क्रांतिक कोण। तो क्रांतिक कोण निकालने के लिए मुझे स्नेल्स का नियम वापस लगाना पड़ेगा। उसके लिए मुझे यहां पर इस आर डैश की वैल्यू जो है वो कितनी रखनी पड़ेगी, 90 डिग्री। तो आप ये कहोगे इसको ऐसे लिखा जा सकता है, देखिए क्रांतिक कोण के लिए जगह यहां लिख रहा हूं, उसमें क्रांतिक कोण के लिए, क्रांतिक कोण के लिए फॉर द क्रिटिकल एंगल कंडीशन क्या बनती है, साइन सी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन म्यू लिखो, उससे अच्छा इसको ऐसे लिख सकते हो आप, देखिए ये बन गया μ1 साइन सी, μ2 ये बन गया साइन आर डैश,
और आपको पता है क्रांतिक कोण के लिए इसकी वैल्यू 1 होती है, क्योंकि आर डैश की वैल्यू मुझे 90 डिग्री लेनी पड़ेगी, तो ये आपके पास 1 बन जाएगा। तो ऐसे बनेगा, देखो μ1 sin c इज इक्वल्स टू μ2। थोड़ा ध्यान रखना, हमेशा क्या होता है एयर यूज करते हैं तो μ2 की वैल्यू 1 ले लेते हैं। अब देखो आपके पास जो वैल्यू c निकालना, आपको म्यू की वैल्यू जो है μ2 अपॉन μ1 है, तो μ2 अपॉन μ1 के लिए इसको नीचे ले जाओ, तो ये बन जाएगा आपके पास में कितना, sin c इज इक्वल्स टू μ2 अपॉन μ1। μ2 अपॉन μ1 की वैल्यू कितनी, tan i है, तो मैं इक्वल्स टू इसको क्या लिख सकता हूं, tan i लिख सकता हूं। साइन को यहां शिफ्ट कर दीजिए तो c इज इक्वल्स टू बन जाएगा साइन इनवर्स, और ये बन गया आपके पास में tan i। ये ढूंढ लो आपके पास में कौन सा आंसर है, साइन इनवर्स tan i की वैल्यू, साइन इनवर्स tan i। देखो आपके सामने सुनहरे अक्षरों में चमक रहा है, सी ऑप्शन है। मैंने कुछ नहीं किया दोस्तों, सिंपल सी चीज है। जनरली क्या होता है, बच्चे को यह लगता है कि क्रांतिक कोण के लिए हमेशा एयर होती, जरूरी नहीं है। इसने सघन विरल दे दिए, तो इतना तो मुझे पता है कि क्रांतिक कोण बनाने के लिए इस आर की वैल्यू 90 डिग्री रखनी पड़ेगी, तो ये तो 1 हो जाएगा। अब म्यू जो हमारे पास में है, जैसा म्यू हमने यहां निकाला है उसकी वैल्यू उठा के हम यहां पर पुट कर, 18वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, एक प्रकाश किरण कांच ग्लास इतने से पानी इतने में गमन करती है तो क्रांतिक कोण का मान कितना होगा। ध्यान से देखिएगा, सॉल्व करें इसको। मैं छोटा सा एक डायग्राम आपके सामने मैन्युफैक्चर कर रहा हूं। लाइट कहां से कहां आ रही है, सारा खेल उस पर डिपेंड करेगा। लाइट जा रही है कहां पर, ग्लास से, कहां जा रही है, पानी में। ग्लास का म्यू आपको दे रखा है μ1 मान लेते हैं 3/2, पानी का μ2 कह देते हैं, ये आपको दे रखा है 4/3। साफ पता है ये सघन है, डेंसर मीडियम, ये विरल हो गया, रेयर मीडियम, और हमें इतना पता है कि सघन से विरल में जाएगी तभी जाके TIR बनेगा। तो आपको कह रहा है क्रांतिक कोण का मान बताइए। हमने कहा ठीक है, चेक कर लेते। देखिए यहां से ये लाइट गई ऐसे, एक पर्टिकुलर एंगल पे टकराई, यहां पर इस जगह पे मैं यहां एक अभिलंब बना दूं नॉर्मल, इस जगह। अगर मैं आपसे कहूं ये क्रिटिकल एंगल है, तो लाइट जो है वो सरफेस के पैरेलल हो जाएगी, सतह के समानांतर होगी। सतह के समानांतर होने का मतलब है कि ये लाइट जो है, इसमें आर जो है वो आपके पास में क्या होगा, 90 डिग्री। चाह कर भी लाइट ने मीडियम क्रॉस नहीं की। देखिए डायरेक्ट फॉर्मूला यूज नहीं करना है, आपको स्नेल्स लॉ लगाना है। स्नेल लॉ क्या कहता है हमारे पास में, देखिए स्नेल के नियम से, स्नेल्स लॉ क्या कहेगा, μ1 sin i इज इक्वल्स टू μ2 sin r। ये बनता है हमारे पास। μ1 जहां से लाइट आ रही है 3/2, sin i c हो गया, ठीक है। μ2 जहां लाइट जा रही है, तो ये बन गया आपके पास में कितना, 4/3 मल्टीप्लाई r 90 डिग्री है तो sin 90 डिग्री। क्लियर, sin 90 की वैल्यू आपको पता 1 होती है। इसको ऊपर भेज दो, इसको नीचे ले जाओ, तो sin c इक्वल्स टू 8 अपॉन कितना हो गया, 9। तो c इज इक्वल्स टू बनेगा साइन इनवर्स 8 अपॉन 9। अब देखिए ये ऑप्शन आना चाहिए आपके पास में, 8 अपॉन 9 की वैल्यू जो हमारे पास में है ये है सी ऑप्शन। अब कई बार बच्चे गलती क्या करते हैं, देखिए मैं आपको बता रहा हूं कि बच्चा रॉन्ग क्या करता है, गलत। अब वो स्नेल्स लॉ जो है उसका फॉर्मूला टीचर बताता है बच्चे को क्लास के अंदर में क्रिटिकल एंगल का, कि बेटा साइन सी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन म्यू हो गया। अब ये फॉर्मूला किसका है, जब मैंने एक मीडियम को एयर माना है तब का, जबकि यहां एयर है ही नहीं। तो बच्चा क्या करता है कि यहां लाइट कहां से कहां आ रही है, तो वो देख लेता है कि ग्लास से कहां जा रही है, वाटर में, तो वो एक को ग्लास लिखता है, एक को वाटर लिखता है। ये फॉर्मूला हाथी के दिखाने के दांत है, ये यूज नहीं करना है। क्यों, ये फॉर्मूला कब बना है, जब एक मीडियम को आपने एयर माना है। जब कभी भी क्रिटिकल एंगल पूछे तो हमेशा आपको स्नेल्स लॉ यूज करके ही आपको यूज करना है। तो 19 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके पास सी ऑप्शन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20,
रेगिस्तान में पानी का दिखाई देना, जिसको मिराज मृग मारीचिका कहते हैं, सबको पता है ये लाइट के टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन TIR, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना को दर्शाता है। तो 20वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके पास सी ऑप्शन है दोस्तों।